नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। केंद्रीय संचार मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि यह कदम एयर कैरियर्स के शिपमेंट ले जाने से इनकार करने के बाद उठाया गया। एयर कैरियर्स का कहना है कि अमेरिकी कस्टम विभाग के नए नियमों को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। हालांकि मंत्रालय ने कहा कि पत्र, दस्तावेज और 100 अमेरिकी डॉलर तक के गिफ्ट आइटम भेजने की सुविधा जारी रहेगी। दरअसल अमेरिकी प्रशासन ने 30 जुलाई 2025 को एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसके तहत 29 अगस्त से $800 तक की वस्तुओं पर लागू ड्यूटी फ्री छूट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब इन वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। आदेश के अनुसार इंटरनेशनल पोस्टल नेटवर्क से भेजे जाने वाले पार्सल पर कैरियर्स को ही कस्टम ड्यूटी वसूलनी और जमा करनी होगी। अमेरिका के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी CBP ने 15 अगस्त को कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन ड्यूटी वसूली की प्रक्रिया पर अभी भी स्पष्टता नहीं है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से कांग्रेस विधायक KC वीरेंद्र को ईडी ने सिक्किम के गंगटोक से गिरफ्तार किया है। उन पर अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी में शामिल होने का आरोप है। ईडी ने बताया कि इस मामले में शुक्रवार और शनिवार को देश भर के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिनमें गंगटोक, चित्रदुर्ग, बेंगलुरु, हुबली, जोधपुर, मुंबई और गोवा शामिल हैं। छापों में 12 करोड़ रुपए नकद, करीब 6 करोड़ रुपए के सोने के गहने, 10 किलो चांदी और कई प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। साथ ही 4 गाड़ियां जब्त की गई और 17 बैंक खाते व 2 लॉकर फ्रीज किए गए। ईडी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद वीरेंद्र को गंगटोक की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें बेंगलुरु कोर्ट में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड मिला। यह कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसके प्रमोटर डायरेक्टर अनिल अंबानी के घर व दफ्तरों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई SBI की शिकायत पर हुई, जिसमें कहा गया कि कंपनी लोन डिफॉल्टर है और बैंक को 2227 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। साथ ही 786 करोड़ रुपए के बैंक गारंटी भी डूब गई। SBI ने जून 2025 में आरकॉम और अनिल अंबानी को RBI के नियमों के तहत धोखाधड़ी घोषित किया था और बाद में CBI में शिकायत दर्ज कराई। आरकॉम इस समय दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है और NCLT में मामला लंबित है। इसी बीच ईडी भी जांच कर रहा है। अगस्त 2025 में ईडी ने अनिल अंबानी से 17,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक लोन घोटाले में पूछताछ की और 35 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे। जांच में येस बैंक से लिए गए 3,000 करोड़ रुपए के दुरुपयोग और फर्जी कंपनियों से पैसे ट्रांसफर करने का आरोप सामने आया। इसके अलावा सेबी ने अगस्त 2024 में अनिल अंबानी पर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया था और उन्हें 5 साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शाह ने एक्स पर एक पोस्ट कर उन्हें एक अनुभवी नेता बताया। उन्होंने लिखा कि राधाकृष्णन के पास संगठन और प्रशासन का लंबा अनुभव है और उन्हें भरोसा है कि वह अपने अनुभव से भारत के राष्ट्रीय विमर्श में अहम योगदान देंगे। बता दें कि CP राधाकृष्णन को NDA ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज B सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों पक्षों के बीच सीधी टक्कर होगी। राधाकृष्णन का लंबे समय से संगठनात्मक कामों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का अनुभव उनके पक्ष में अहम माना जा रहा है। कर्नाटक के धर्मस्थला में कथित सामूहिक दफन मामले ने नया मोड़ ले लिया है। SIT ने उस पूर्व सफाई कर्मी CN चेन्नैया उर्फ चेन्ना को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने दावा किया था कि 1995 से 2014 के बीच मंदिर प्रशासन के कहने पर उसने 70 से 80 शव दफनाए थे। शुरुआत में उसे व्हीसल ब्लोअर माना गया, लेकिन जांच में सामने आया कि उसने नकली खोपड़ी पेश की और उसके बयानों में कई विरोधाभास थे। अब तक 15 जगहों की पहचान में से केवल एक स्थान पर ही पुरुष की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। यह मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मंदिर की छवि खराब करने के लिए टूल किट चला रही है और इसमें विदेशी फंडिंग का भी हाथ हो सकता है। वहीं कांग्रेस सरकार ने SIT जांच बिठाई थी और कहा कि सच सामने आएगा। बता दें कि धर्मस्थला मंदिर का संचालन BJP से जुड़े जैन हेगड़े परिवार के पास है और यहाँ 2012 का सौजन्य हत्याकांड भी चर्चा में रहा था। अब देखना होगा कि SIT की रिपोर्ट इस दावे को सुलझा पाती है या मामला अधूरा रह जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में यह केस बीजेपी विधायक मिलिंद नरोटे की शिकायत पर दर्ज हुआ, जबकि यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी नगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की शिकायत पर कार्रवाई की गई। शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने इसकी पुष्टि की है। वहीं अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि एफआईआर से कौन डरता है, अब जुमला कहना भी अपराध हो गया है। सच बोलने से वे लोग घबराते हैं, लेकिन हम किसी एफआईआर से नहीं डरते और सच बोलते रहेंगे, चाहे किसी को तकलीफ क्यों ना हो। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एशिया कप में होने वाले भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। राउत ने कहा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और देश को अब भी आतंकवाद से खतरा है, तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना शहीदों और उनके परिवारों का अपमान है। सोशल मीडिया पर साझा अपने पत्र में उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीसीसीआई को टैग किया। राउत ने सवाल उठाया कि जब सरकार ने कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो खून और क्रिकेट कैसे साथ बह सकते हैं। उन्होंने तंज करते हुए पूछा कि क्या अमेरिकी दबाव के कारण ये मैच हो रहा है। राउत ने इसे सैनिकों के बलिदान, हिंदुत्व और देशभक्ति की भावनाओं का अपमान बताया। गौरतलब है कि 14 सितंबर 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका के आरोपों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सख्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका या यूरोप को भारत से तेल या रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदने में दिक्कत है तो वे ना खरीदें। जयशंकर ने यह बयान इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में दिया। उन्होंने कहा कि यह हास्यास्पद है कि जो लोग खुद व्यापार का समर्थन करते हैं वही भारत पर व्यापार के आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि हाल ही के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत की आलोचना की थी। नवारो ने तो यहाँ तक कहा कि भारत रूसी तेल की रिफाइनिंग का लॉन्ड्रोमेट बन गया है और इसके जरिए रूस को अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग मिल रही है। जयशंकर ने साफ कहा कि भारत अपने हितों को देखते हुए ऊर्जा खरीदेगा और किसी दबाव में नहीं आएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर पर भी बयान दिया और साफ किया कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह फैसला दोनों देशों के बीच सीधे संपर्क और बातचीत से हुआ। जयशंकर ने बताया कि उस समय लगातार फोन कॉल्स हो रही थीं और उन्होंने हर बातचीत की जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर साझा भी की थी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सभी देश जुड़े हुए हैं और तनाव की स्थिति में आपसी बातचीत स्वाभाविक है, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी और देश ने मध्यस्थता नहीं की। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि संघर्ष विराम में उनकी भूमिका रही है। बिहार के भागलपुर में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने अग्निवीर योजना को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल को मंच पर बुलाया। अमरनाथ ने बताया कि सेना में ड्यूटी के दौरान उनके हाथ में विस्फोट हुआ और उन्हें अपनी उंगली गंवानी पड़ी। इसके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार ने उनकी सेवा महज 2 साल में समाप्त कर दी और कोई मदद नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर योजना जवानों के साथ अन्याय करती है और युवाओं को स्थायी नौकरी और सम्मान से वंचित कर रही है। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप भी लगाए। राहुल ने जोर देकर कहा कि उनकी यह यात्रा एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को बचाने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।